Hello everyone, welcome to the Golden Career. My dear friends, as you know, my name is Shiva Singh Rajput and you're watching your channel The Golden Career. दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अभी मैं कोदवा गुड़ान एक छोटे से वनांचल ग्राम में हूँ, जहाँ की निवासी आकांक्षा पांडे दीदी 2019 के CGPSC के पेपर में DC यानी डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई है। तो चलिए दोस्तों, हम दीदी से सवाल जवाब करेंगे और दीदी से सवाल जवाब करने से पहले उनके माता पिता से बातें करेंगे कि आज उनको कैसा लग रहा है। कहीं ना कहीं एक सपना ज़रूर थी कि मेरी बेटी ऑफिसर बने और फाइनली वो दिन आ गया कि ऑफिसर के रूप में चयनित हो गई है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, सीधा सवाल जवाब करते हैं। अंकल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल। धन्यवाद। अंकल, कहीं ना कहीं आपको लगता रहा होगा कि कब मेरी बेटी ऑफिसर बने और कहीं वो जो आज दिन था, आज फाइनली आ गया है। तो आपको आज कैसा फील हो रहा है, इसके बारे में बताएं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई अपने आप को। वो उस खुशी को वर्णन करने में अभी अपन लोग छोटे से शब्दों में नहीं बता पाएंगे। इसलिए इतनी खुशी है कि वो खुशी क्योंकि ये राज्य सेवा की सबसे बड़ी पद है और इस पद में अपनी बिटिया का जाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा अपन लोगों को। तो और इसके आने वाले जो भविष्य है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब इसका भविष्य भगवान भगवती उज्जवल रखे, बस यही कामना करते हैं अपन। हाँ, और विश्वास भी है अपनी लड़की के ऊपर कि ये अच्छी से अच्छे पद पे और जाएगी आगे करके। हाँ, इसका भविष्य उज्जवल रहेगा, ऐसा विश्वास है अपन को। दोस्तों, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा मैं, UPSC की जो एग्ज़ाम है, लाखों की संख्या में कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं। मेहनत तो सब करते हैं दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता, परिवार वालों का, दादा दादी, नाना नानी का आशीर्वाद भी रहता है जो साथ देता है। और आज उसी आशीर्वाद का परिणाम है कि दीदी जो है डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई है। चलिए दोस्तों, हम माता श्री से बात करते हैं, आकांक्षा दीदी के, कि उनका क्या योगदान है और वो किस रूप में देखती थी और आज उसको कैसा लग रहा है, उसके बारे में जान कर लेते हैं। तो माँ, आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत खुशी हो रही है, अप्रत्याशित, जिसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यही दिन देखने के लिए हम लोग आशान्वित थे, है ना। कुछ बनेगी और ये मेहनत भी वैसे ही करती थी। सहयोग हमारा रहा, मेहनत इसका रहा, जिसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है। और इसको था कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगी और वो सफलता ये आज हासिल की है। हम लोग बहुत खुश हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, समाज में बेटियों को काफ़ी तुच्छ नज़र से देखा जाता है, सिर्फ एक हाउसवाइफ के रूप में देखा जाता है। लेकिन आज मुझे खुद गर्व हो रहा है कि आज प्रशासनिक सेवा में हमारी बहन जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप लोगों के परिवार में यदि कोई भी बहन है जो तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल उनका सपोर्ट करें, क्योंकि जितना एक लड़का कर सकता है उससे भी कहीं ज़्यादा हमारी बहनें कर सकते हैं। और उसके एग्जाम्पल जो है हमारी आकांक्षा दीदी है। तो निश्चित रूप से हम भी अपने जीवन में इसके जो संघर्ष है उसको धारण करेंगे। आज पूरा परिवार और पूरा इनके साथ गांव भी खुशी होंगे, काफ़ी हर्षोल्लास होंगे। तो दोस्तों, अब हम सीधा आकांक्षा दीदी के पास जाएंगे। दोस्तों, उन्होंने कैसे कैसे तैयारी किया, कौन कौन से बुक पढ़े, कितना मेहनत करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, उस सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक आप बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल द गोल्डन कैरियर के साथ। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं आकांक्षा दीदी के पास। आप लोग भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे दीदी के पास जाइए और मैं फाइनली आ चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सवाल जवाब करते हैं उन तमाम रणनीति के बारे में जिन प्रयास और जिन हार्ड वर्क के माध्यम से आज दीदी इस मुकाम पे पहुंची है। तो दीदी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। थैंक यू दीदी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आप सबसे पहले अपना परिचय दें, इंट्रोडक्शन, फिर आगे का सवाल जवाब करेंगे दीदी। मेरा नाम आकांक्षा पांडे है और मैं कोदवा गुड़ान की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी पूरी स्कूली की पढ़ाई जो है वो कोदवा गुड़ान से की है। उसके बाद मैंने बिलासपुर साइंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर मैंने PGDCA और MA किया। उसके बाद 2019 बैच का जो एग्ज़ाम था उसमें मुझे डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हुआ है। इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको। और निश्चित रूप से जितने भी लोग दे रहे हैं सभी लोग अभी कमेंट करके बधाई भी देंगे आपको। तो दीदी, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे दीदी स्ट्रेटजी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे किए थे, इसको बताएं दीदी। मैंने एक्चुअली 2019 के ही 30 सितंबर में निर्णय लिया था कि मुझे एग्ज़ाम देना है CGPSC का। तो उस समय मेरे पास समय भी कम था। अच्छा। तो मैंने उस समय सिर्फ प्रीलिम से फोकस किया था। तो मैंने जो
पुस्तकें हैं ऑथेंटिक वो पढ़ी। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो लगातार सॉल्व किए, जिससे प्रीलिम्स का माइंडसेट मेरा सेट हो जाए। उसके बाद टेस्ट सीरीज मैंने दी, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहे मेरे लिए। तो दीदी आपने प्रीलिम्स की तैयारी मेंस के साथ किया कि प्रीलिम्स के लिए अलग से तैयारी किया, फिर जैसे प्रीलिम्स से हो गया फिर आपने मेंस की तैयारी किया, तो दोनों एक साथ किए कि अलग अलग किए? क्योंकि मैंने 2019 का ही एग्ज़ाम देने का सोचा था और मैंने सितंबर में निर्णय लिया था, तो मेरे पास समय कम था। तो पहले तो मैंने प्रीलिम्स की पढ़ाई की, उसके बाद लकीली जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था तो पोस्टपोन हो गया, तो मुझे टाइम काफ़ी मिल गया था। तो उस टाइम पीरियड में मैंने मेंस पढ़ा। उसके पहले मेंस मैंने कुछ समय पहले पुस्तकें पढ़ी थी, बट स्ट्रेटजी के रूप में मैंने पहले सिर्फ प्रीलिम्स की ही पढ़ाई की थी। तो दीदी जैसे कि हम मेंस की तैयारी करते हैं तो जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। यदि हमको कोई डीसी का पोस्ट प्राप्त करना है या फिर डीएसपी का पोस्ट प्राप्त करना है तो जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है ये मेंस का एग्ज़ाम तय करता है। तो आपने कैसे तैयारी किए थे मेंस का? मैंने तो सबसे पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर थी वो मैंने देखा और खुद से क्वेश्चन बना के मैंने आंसर राइटिंग चालू की। तो मैं सोचती हूँ कि जिस तरह से हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो बोल के प्रैक्टिस करते हैं, प्रीलिम्स में हम टेस्ट सीरीज देते हैं, तो मेंस में बिल्कुल हमें आंसर राइटिंग करना ही चाहिए, क्योंकि उस वक्त हम जो भी हैं कितना पढ़े हैं वो सामने वाले को नहीं पता होता, वो सिर्फ हमारे क्वेश्चन से हमको जज करते हैं। तो बेहतर होगा कि हम अपने आंसर राइटिंग को बेहतर बनाएं। तो एक वही चीज़ है जो हमें हमारे पास सिर्फ उसकी आंसर शीट है जिससे वो जज करेगा। तो मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे आंसर राइटिंग का? सच में तो जब एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी दूर होता था उस समय मैं 7 से 8 घंटे ही पढ़ती थी सिर्फ। लेकिन जब एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ जाता था तो टाइम कम था मेरे पास, मैंने डिसीजन लेट में लिया था, तो मुझे काफ़ी टाइम पढ़ना पड़ता था। तो मैं क्योंकि बाहर रह रही थी उस समय तो मुझे काफ़ी टाइम मिलता था, तो सारा टाइम पढ़ाई में ही यूज होता था, खाने पीने की जो दैनिक क्रियाएँ हैं उसे छोड़ के। और जब एग्ज़ाम दूर होता था तब मैं कम पढ़ती थी। तो दीदी जैसे कि हम मेंस की तैयारी करते हैं तो नोट्स बनाते हैं या फिर कई बच्चे तो नोट्स भी खरीदते हैं, तो आपने खुद नोट्स तैयार किए थे अपने हाथ से कि कहीं से नोट्स खरीदे थे किसी इंस्टीट्यूट का? मैंने सिर्फ कुछ सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे, जैसे दर्शन शास्त्र वगैरह के, कि जो नए सब्जेक्ट थे। और क्योंकि मैं कई बार ये दोहरा रही कि समय कम था तो मैं नोट्स बनाती तो काफ़ी समय चला जाता, तो मैंने नोट्स बनाने के बजाय बुक से पढ़ती थी और आंसर राइटिंग करती थी, और जो सब्जेक्ट मुझे कठिन लगते थे उसके मैंने नोट्स बनाए थे। मतलब खुद अपने हाथ से बनाए थे। तो दोस्तों आप लोगों को कहीं नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि अपने हाथ से खुद नोट्स तैयार करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो दीदी जैसे कि अब हमारा प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, अब जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस होता है वो इंटरव्यू को लेकर रहता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, जो पैनल बैठे रहते हैं वो लोग क्या होगा, उनका बिहेवियर क्या होगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है चिंता में रहते हैं। तो आप इंटरव्यू में अंदर इंटर करने से पहले क्या आप भी नर्वस थे या डरे हुए थे आप? अब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी, नर्वसनेस थी, बट मैंने ये सोच लिया था कि मैं जो हूँ वही वो देखेंगे। तो मैंने काफ़ी मतलब अपने आप को ये समझा ही लिया था कि वो जो हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, वो हमारे हाव भाव से हमको समझ जाते हैं। तो मैं एकदम रिलैक्स होकर गई थी। हाँ, हालांकि पहले नर्वसनेस थी लेकिन मैंने इस पर मॉक इंटरव्यू देके इस पर काबू पा लिया था। तो इंटरव्यू के समय मुझे नर्वसनेस नहीं हुई और काफ़ी बोर्ड भी अच्छा सपोर्टिव था, तो इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। तो आपको कौन सा बोर्ड मिला था दीदी? मुझे सावा सर का बोर्ड मिला था। बोर्ड मिला था। तो दीदी जैसे कि आपके बैकग्राउंड से जो है एजुकेशन बैकग्राउंड, इससे किस किस टाइप से क्वेश्चन किए गए थे दीदी? क्योंकि मैंने जीव विज्ञान समूह से स्नातक किया है तो मुझे बॉटनी से जुड़े हुए क्वेश्चन किए गए, और हमारे कबीर धाम में गन्ने का उत्पादन होता है तो उससे जुड़े क्वेश्चन किए गए। और मैं जूलॉजी पढ़ी हुई हूँ, तो कोरोना वायरस के समय जो भी फंगस वगैरह हैं तो सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। दीदी माफ़ी चाहूँगा मैं कि आपके हॉबीज़ के बारे में नहीं पूछ पाया, तो आपके हॉबीज़ क्या है दीदी? मेरी हॉबी तो अब अध्यात्म में है। मुझे मेडिटेशन वगैरह अध्यात्म में काफ़ी रुचि है, और साथ ही साथ उपन्यास मैं पढ़ा करती हूँ। जी जी। तो क्या इससे क्वेश्चन किए गए थे क्या? हाँ, मुझे जैसे गोदान की कहानी पूरी पूछी गई थी। गोदान की? हाँ, गोदान की कहानी पूछी गई थी। उन्होंने पूछा कि मेडिटेशन कितने टाइम करते हो, कौन सा अभ्यास करते हो, ये सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। जी जी। तो दीदी मेरा
ये एक सवाल रहेगा, मेरा भी सवाल है और ये जितने भी हमारे यूट्यूब में देखते हैं उनका सवाल है। जब भी मैं जाता हूँ तो कमेंट करते हैं बुक लिस्ट के बारे में बिल्कुल पूछिएगा। तो आपने कौन कौन से बुक फॉलो की थी दीदी, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या मेंस के हो या फिर इंटरव्यू के लिए हो, कौन कौन से बुक फॉलो की थी दीदी आप? मैंने छत्तीसगढ़ के लिए तो मैंने जो मार्केट में अवेलेबल है वो ही ज़्यादा पढ़ा था, क्योंकि एकदम ऑथेंटिक सोर्स है नहीं उनके लिए। और जहाँ तक संविधान और इतिहास का क्वेश्चन है तो मैंने संविधान के लिए लक्ष्मीकांत ही पढ़ी थी। मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मीकांत ही अगर हम पढ़ लें तो वो सारे क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं। और मैंने इतिहास के लिए ओल्ड एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम भी पढ़ा था। साथ ही दृष्टि आईएएस की किताबें मैंने पढ़ी थी। और चूँकि मैंने दिल्ली आईएएस से कोचिंग की है तो वहाँ की किताबें मैंने फॉलो की थी। दीदी ये जो कोचिंग है दिल्ली आईएएस, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल था? मैं कहूँगी कि दिल्ली आईएएस काफ़ी हेल्पफुल रहा, क्योंकि सौरभ सर का जो पढ़ाने का तरीका था वो भी काफ़ी अच्छा था। और मुझे क्योंकि सुनने में दिक्कत होती थी तो स्टाफ का व्यवहार इतना सपोर्टिव रहा कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो कोचिंग से, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मुझे लगता है कि कोचिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए अगर आपको आवश्यकता हो तो। ये ज़रूरी नहीं है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास समय कम था तो भटकाव ना हो, इसलिए मैंने कोचिंग की थी। तो देखा दोस्तों, एक छोटी सी गांव में रहने वाली हमारी आकांक्षा दीदी कितने बड़ी मुकाम हासिल कर लिया है। दीदी मेरा एक सवाल रहेगा, बहुत से जो गर्ल्स हैं तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ताना मारते हैं कि तू नहीं कर सकती, तो सिर्फ किचन के लायक है, तो अपने परिवार पे ध्यान दे, पढ़ के क्या करेगी। और उनके लिए आप तो एक मतलब कहे जाए तो अपवाद साबित हो गए हैं, मतलब उसको जो नहीं अनहोनी को होनी कर दिए हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो उन तमाम जो लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं जिसको ताना देते हैं, उनके लिए आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे दीदी आप? मैं तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, क्योंकि परिवार जिस नज़र से देखता है बच्चों को वो भावना उनमें डेवलप होती है। तो जैसे मेरे साथ रहा, क्योंकि मुझे सुनाई भी कम देता था तो मुझे भी काफ़ी ये ताने सुनने को मिलते थे, बट मेरे परिवार में आज तक मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ। और जब तक मैं घर में रहती हूँ मुझे कभी महसूस नहीं होता। तो मेरे पेरेंट्स का जो सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा रहा, तो मेरे मन में ये कभी हीन भावना आई ही नहीं। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझना चाहिए, गाइड करना चाहिए, जैसा सपोर्ट मुझे मिला। और साथ ही साथ मैं ये कहती हूँ कि परिस्थिति जैसी भी हो, अगर लोग ताना भी मार रहे हैं तो मुझे लगता है जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जो लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगी वो ही आके कहते हैं कि हमें विश्वास था कि तुम कर लोगी। तो सक्सेस लोगों का नज़रिया बदल देता है। तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल आप इन सब बातों में ध्यान मत दीजिए और बिल्कुल कि अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ये ताने आपकी प्रशंसा में बदल जाएंगे। जी। तो देखा दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे आकांक्षा दीदी। यदि आपको भी कोई ताना देते हैं या नहीं कर सकते कहते हैं तो उनके बातों पे मत आएं। और मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे समाज के लोग जो भी बोले लेकिन वो पेरेंट्स कभी ना बोलें। यदि पेरेंट्स अपने साथ है तो दुनिया कुछ भी करे, हमको उससे मतलब नहीं है। दोस्तों कहते हैं ना दोस्तों कि यदि एक कोयले के खान से हीरा निकल सकता है ना तो ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। रामेश्वरम में जन्म लिए एपीजे अब्दुल कलाम जब देश का राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बन सकता है ना तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों देश में जन्मे ही अब्राहम लिंकन जब अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है ना दोस्तों, तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। निरंतर मेहनत करें, क्योंकि बहुत से लोग दीदी आप काले हैं गोरे हैं इन पर भी भेदभाव करते हैं। तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, जब काले कोयले पर काली तवा रख करके जब सफ़ेद रोटी बनती है तो उसको खाने के बाद हम आगे का पढ़ाई कर पाते हैं। दोस्तों चाहे पद जो भी हो, दीदी को डिप्टी कलेक्टर मिली है, हो सकते हैं आप छोटे पद पे हो, पद जो भी है दोस्तों, पद छोटा या बड़ा नहीं होता। इसलिए किसी कवि ने माफ़ कीजिएगा मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन किसी महान शायर ने क्या खूब लिखा है कि छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, एक दिन तेरा भी वक्त आएगा मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। दोस्तों आपको हमेशा खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है। जिस तरह से दीदी मुस्कुराते मुस्कुराते तैयारी किया है, आप भी मुस्कुराते मुस्कुराते तैयारी कीजिए दोस्तों, क्योंकि खुशी परिवार से मिलती है और मेहनत से मिलती है, और मेहनत करके इंसान अपनी मंजिल हासिल करता है। समाज में यदि बहुत से ऐसे अफवाह फैलते हैं कि यदि आप तैयारी तो कर रहे हो लेकिन आपको बिना पैसे के कुछ नहीं होने वाला, ऐसा समाज में भावना फैले हुए हैं कि गरीब आदमी तैयारी ही नहीं कर पाता, जबकि दीदी खुद इसके उदाहरण हैं। सिर्फ मेहनत दिया है और शायद 300-400 रुपये जो फॉर्म भरते हैं हम, उसके सिवाय कुछ नहीं दिया होगा। ये दीदी खुद उदाहरण है दोस्तों। आप भी मेहनत करें
और अपने मंजिल को प्राप्त करें दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं आपको अधिकारी बनते हुए देखना, आपके परिवार के नाम को रोशन करते हुए देखना। और हम उस दिन देखना चाहेंगे दोस्तों जिस दिन आपका छोटा सा हंसता सा मुस्कुराता सा फ़ोटो जब कोई नई दुनिया या दैनिक भास्कर या इंडिया टुडे या कोई भी अखबार में छपे, उस दिन का हमको इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तब तक के लिए मैं शिव सिंह राजपूत आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।